बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल। इस चैप्टर को लिखा है सत्यजीत राय जी ने। तो आइए सबसे पहले हम सत्यजीत राय के बारे में समझते हैं। इनका जन्म सन 1921 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। इनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसा घर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका का बायन, पथेर पांचाली, ये सब बांग्ला में है, बांग्ला भाषा में। शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये हिंदी में है। प्रमुख रचनाएं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि इनको ये सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख सम्मान जो है वो फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला हुआ है। इनकी मृत्यु हुई सन 1992 ईस्वी में। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्म कलाकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में है, मतलब सबसे पहले लाइन में, पंक्ति में इनका नाम आता है। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो बांग्ला भाषा में 1955 में प्रदर्शित हुई, उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों कि इनकी जो प्रतिष्ठा प्रख्यात हुई वो पथेर पांचाली बांग्ला भाषा में बनी फिल्म से ही हुई, और इनके सारे फिल्मों की संख्या 30 के लगभग बताई जाती है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ भी विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात यह है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा, लेखन, संगीत, संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में, राय का मतलब बच्चों सत्यजीत राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी देखने को मिलता है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण जो है वो पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित है, जिनका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता भी चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चौंधियाती हुई जान पड़ती है, उनका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर जो है वो बांग्ला अर्थात बांग्ला भाषा में मूल से बिलास गीते ने किया है। मतलब ये बांग्ला भाषा में फिल्म है और इसका हिंदी रूपांतर जो है बिलास गीते जी ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उनकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त आशंकाओं से घिरी हुई होती है। तो बच्चों, जैसे कोई भी कलाकार हो, फिल्मकार हो, वो जब अपनी कला को मतलब सबसे पहले बार प्रख्यात करने की कोशिश करता है या शुरुआत करता है, तो फिर उसको पता नहीं होता है कि उसकी जो कला होगी वो बनेगा या बिगड़ेगा, यानी उसके अंदर जो है एक प्रकार का शंका घिरा हुआ होता है। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो बच्चों, ये था इनका परिचय सत्यजीत राय जी का। अब हम पढ़ेंगे पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल। तो पाठ पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये एक प्रकार का फिल्म है पथेर पांचाली नाम का, जो बांग्ला भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद करके यहाँ आपको लेसन के रूप में दिया गया है, जिसे अभी हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें ये भी बताया हुआ है
कि किस तरह से एक फ़िल्मकार, उसके पास साधन नहीं होते हैं फिर भी फ़िल्म बनाने का सोचता है और फ़िल्म बनाने जाता भी है। उसे इतना संघर्ष करना पड़ता है तब जा कर के वो अपने फ़िल्म को 2.5 साल में पूरा करता है। तो पूरी कहानी जो है इसी तरह से इसमें बताया हुआ है। अप्पू भी जो है इसी फ़िल्म का एक पात्र है। पथेर पांचाली फ़िल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। अर्थात यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि जो पथेर पांचाली फ़िल्म की शूटिंग का काम है वो 2.5 साल तक चला और इस 2.5 साल के मतलब कालखंड में हर रोज़ शूटिंग नहीं होती थी, कभी कभार होती थी। और ये एक विज्ञापन कंपनी में जो है नौकरी करते थे, जो फ़िल्म बना रहे थे। फ़िल्म का कलाकार नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। मतलब जब लेखक के पास पैसे होते थे तब वो शूटिंग करते थे और जब पैसे ख़त्म हो जाते थे तो फिर वो नौकरी करने जाते थे और जब पैसे इकट्ठे कर लेते थे तब फिर से जो है फ़िल्म को शुरू करते थे शूटिंग करना। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फ़िल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया, अर्थात एक विज्ञापन छपवाया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक कि जब शूटिंग का आरंभ किया जाता है तो उसमें जो है कलाकार इकट्ठा करना पड़ता है बच्चों, और जब तक कलाकार इकट्ठे नहीं होंगे तब तक फिल्म नहीं बनेगी। और उसमें विशेषकर एक अप्पू नाम की भूमिका निभाने वाले 6 साल के लड़के की ज़रूरत थी, जो इनको कलाकार के रूप में मिल नहीं रहे थे। तो ये क्या किए, अखबार में जो है विज्ञापन दिए कि इनको फिल्म में अप्पू का रोल निभाने के लिए एक 6 साल का लड़का चाहिए। रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी ने, जिससे मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ लाए हैं? वह सज्जन पकड़े गए। मतलब उन्होंने जब जवाब दिए तो उस जवाब के हिसाब से वो पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आया हूँ। मतलब जो अप्पू की भूमिका निभाने के लिए लड़का के रूप में आया था वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का ना मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। मतलब ये परेशान हो गए थे। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, ज़रा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। मतलब उसी लड़के को बुलाए, उससे इंटरव्यू लिए, उसको देखें तो हर तरह से फिट बैठ गया और उसी को जो है पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाने के लिए उसको लिए। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। इसीलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। मतलब इनको 6 साल का बच्चा ही लेना था और 6 साल का बच्चा ही दिखाना था फिल्म में। और फिल्म अगर ज़्यादा दिन तक चलेगी शूटिंग तो बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और वो भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। मतलब वो 2-2.5 साल में भी बच्चे वैसे की वैसे ही दिखे, ज़्यादा बड़े नहीं हुए। इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नीबाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे सौभाग्य की बात है, क्योंकि बच्चों इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली जो बुढ़िया थी वो 80 साल की हो चुकी थी, जिनका नाम था चुन्नीबाला देवी। लेकिन वो भी जो है 2.5 साल तक काम कर सकी, यानी 80 81 82 यानी 82.5 समझ के चलो, इतने साल तक ये जो है काम कर सकी। अभी ये मानते हैं लेखक कि हमारे सौभाग्य की बात है, क्योंकि 80 साल से ज़्यादा कोई आज देखा जाता है जीते नहीं हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। जब इन्होंने शूटिंग शुरू की तो शुरू में ही एक गड़बड़ी हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर
पालसिक नाम के एक गांव गए। वहाँ रेल लाइन के पास, रेल लाइन यानी रेलवे लाइन जो होती है उसके पास, काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। मतलब अप्पू और दुर्गा को लेकर के पालसीट नाम के गांव के पास गए थे, जहाँ पर एक मैदान था। मैदान के आसपास रेल लाइन थी और रेल लाइन के आसपास जो है काश फूल से भरा हुआ एक और अच्छा सा मैदान था। उसी मैदान में शूटिंग करना था कि जो अप्पू हैं और दुर्गा हैं ये रेलगाड़ी को पहली बार देख रहे हैं। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उनकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू खास फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। मतलब इस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक शूटिंग का जो काम चल रहा था वो चला और पूरा सीन तब तक नहीं हो पाया था। आधा सीन ही जो है चित्रित हो पाया था। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण यानी नए नए होने के कारण थोड़े बौराए हुए थे। मतलब थोड़े पागल से जैसे दिख रहे थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह पर गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए, हम कहाँ गए। वो सारे काशफूल, बीच के 7 दिनों में जानवरों ने ये सारे काशफूल खा डाले। तो बच्चों यही गड़बड़ी सबसे पहले हुई कि जब इनका शूटिंग पहले दिन में पूरा नहीं हो पाया था और शाम को घर जाते वक्त इन्होंने सोचा था कि अब हम 6-7 दिन बाद फिर से जाएंगे और वहाँ पे शूटिंग करेंगे। और जब 7 दिन बाद वहाँ पे जाते हैं जगह पर तो देखते हैं तो जगह ही नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उस जगह पे काश फूलों से भरा हुआ मैदान था। और अब क्या देखते हैं, पूरा मैदान खाली है। सारा का सारा मैदान में खिला हुआ काश फूल को जानवरों ने खा गए थे। अगर हम उस जगह की बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। मतलब पहले शूटिंग में फूल पत्ते दिखाई पड़ते और दूसरा एकदम खाली मैदान, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, अर्थात दोनों का तालमेल नहीं दिखता। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की। तो बच्चों यही बात है कि उस समय जब ये शूटिंग चल रही थी तब नकली फूलों का उपयोग नहीं कर सकते थे, या यूँ कहें कलाकार के पास नकली फूल नहीं थे, वरना वो नकली काश फूल लगा के शूटिंग पूरा कर सकते थे। ये रियल की शूटिंग कर रहे थे, इसीलिए इनको साल भर का शरद ऋतु का इंतज़ार करना पड़ा। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। मतलब रेलगाड़ी के कई जो है शूटिंग करने थे, तो एक से बढ़ कर के बाकी 2-3 रेलगाड़ियाँ जब आई गई तब उस शूटिंग को पूरा किए। ये सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती हैं यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। मतलब जो शूटिंग कर रहे थे उसमें से एक अनिल नाम का व्यक्ति था, उसको लगा दिया गया था स्टेशन पर। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी हो जाता था। पहले के ज़माने में बच्चों जब ये रेलगाड़ी चलती थी तो कोयले से ही चलती थी, अभी तो बिजली से भी चलता है, ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। इसीलिए जो है अनिल बाबू को रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय इंजन ड्राइवर के साथ केबिन में बैठना पड़ता था। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते हैं कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य इस प्रकार से हम चित्रित ना कर पाते जैसा यहाँ पे किए हैं। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ।
उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, मतलब एक कुत्ता गांव से ही ढूंढा और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा धीरे धीरे। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही है। भात यानी बच्चों चावल पका हुआ। भूलो कुत्ता दरवाजों के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। मतलब इस तरह से शूटिंग किया जा रहा है। अपू के हाथ में छोटे से तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से शूटिंग करना था कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, खाना खुद नहीं खाता है और माँ जो है उसको किसी तरह से बहला फुसला कर खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा का मन जो है खेलने में ही लगा हुआ होता है। बिल्कुल शूटिंग इसी तरह से करना था। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, मतलब वो खेलता भी रहता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया यानी उसकी जो माँ होती है, बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है कि ले बेटा और खा ले थोड़ा, इस तरह से। लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। मतलब बच्चा खेलने में इतना ज़्यादा रम जाता है कि माँ को पता चल जाता है कि अब ये खाना बिल्कुल नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर जाता है, कुत्ते का ध्यान। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। मतलब दूसरी शूटिंग ये करना था कि जब बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो जो उसकी माँ होती है सर्वजया, वो अपने हाथ में लिए हुए चावल की थाली को ले जाकर एक गमले में सारा चावल डाल देती है और भूलो कुत्ता उस भात को अर्थात उस चावल को खाने लगता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई थी। उनके पास तो कोई भौतिक सुविधा थे नहीं, तो प्राकृतिक सुविधा में ही सारे के सारे जो है इनको शूटिंग करनी थी। तो शाम हो गया, सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई, इसलिए उनकी शूटिंग नहीं हो पाई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर हम फिर बौडाल गांव में उस सीन की बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब क्या कहने का है बच्चों कि वो भूलो कुत्ता मर चुका है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। अर्थात शूटिंग तो करना ही था, इसलिए एक कुत्ता को लेना ही पड़ेगा। तो किसी ने बोला कि भूलो जैसा ही एक कुत्ता और है गांव में, तो बोले ठीक है उसी कुत्ते को पकड़ कर लाओ। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता है। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती है कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसे ही समस्या से पथेर पांचालिन की शूटिंग के दौरान उलझन पड़ा था। मतलब सिर्फ कुत्ते के लिए ही इनको परेशानी नहीं उठानी पड़ी, आदमियों के लिए भी इनको ये परेशानी उठानी पड़ी थी शूटिंग करते समय। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसीलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वह तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दी गई, मतलब रोक दी गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? ये बात की चिंता सताने लगी लेखक को। अब क्या करें? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले यानी दोबारा, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वह पहले श्रीनिवास जैसे ही दिखते थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी जो अंश था वो चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास यानी पहले वाले जो श्रीनिवास थे वो बांसबंद से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं।
हैं और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास यानी जो दूसरा मरने के बाद श्रीनिवास आए थे वो कमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाते हैं। तो इस तरह की शूटिंग में जो है इन दोनों श्रीनिवास को दिखाते हैं, जिससे लोगों को, दर्शक को पता नहीं चलता है कि ये दूसरे श्रीनिवास हैं, क्योंकि इनको अंदर जाते हुए दिखाया जाता है दूसरे वाले को, तो इनका मुख दिखता नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता लोगों को। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी को ध्यान नहीं आई है, ऐसा मैंने नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार, पुकुर मतलब होता है बच्चों पोखर यानी तालाब के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि मिठाई खरीदेंगे। मिठाई वाले के इस सवाल का वह ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा उसी समय अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा, झुरमुट यानी झाड़ियों में बैठा भूलू कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ कुत्ता तो था नहीं, इसीलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। मतलब इनको कैसी शूटिंग लेनी थी कि दुर्गा और अप्पू जो हैं दोनों मिठाई वाले के पास जाना चाहते हैं, श्रीनिवास के घर पे, मुखर्जी जी के घर पे, जहाँ श्रीनिवास मिठाई बेचने जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे कुत्ता भी दौड़ना चाहिए। लेकिन ये जो है चीज़ कह रहे हैं कि कोई हॉलीवुड का कुत्ता तो ये था नहीं जो सिखाया हुआ होगा और इनके पीछे दौड़ेगा, तो इसके लिए इनको काफ़ी मुश्किल उठाना पड़ा। और कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, मतलब कीमती जो फिल्म बन रही थी वो बेकार जा रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था कट कट, क्योंकि कुत्ता दौड़ ही नहीं रहा था अप्पू दुर्गा के पीछे। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय कोई था नहीं। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। मतलब कुत्ता पालतू दिखना चाहिए, इसके लिए जो है क्या किया लेखक ने, दुर्गा को बोला कि अपने हाथ में थोड़ी सी मिठाई ले लो और कुत्ते को दिखा के दौड़ो, तो वो मिठाई खाने के लिए कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। इस तरह से उनकी जो है इच्छा अनुसार शूटिंग पूरी हुई। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। अब बच्चों अगर इनके पास पैसे होते तो नकली बरसात करके शूटिंग पूरी कर लेते, लेकिन इनको तो प्राकृतिक रूप से पूरे दृश्य चाहिए थे, इनके पास पैसे थे नहीं, तो इनको रियल में बरसात का जो है मौसम आए उसका इंतज़ार करना पड़ा, इसीलिए काफ़ी समस्या हुई। लेकिन हमारे पास पैसे ना होने के कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। उस समय जब इनके पास पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। शरद ऋतु में निरव आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। बच्चों कभी कभी हम देखते हैं कि अक्टूबर महीने में भी बरसात हो जाती है, तो यही चीज़ वो सोच रहे थे कि शायद इस ठंडे ऋतु में भी और सफ़ेद खाली ठंडे ऋतु में भी शायद बरसात हो और हमारी शूटिंग पूरी हो। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था, यानी गांव में जा कर के उस मैदान में बैठे रहते थे। कैमरा और तकनीशियन को साथ में लेकर के जाते थे। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। मतलब बेचारे बैठकर वहाँ पर मैदान में यही मनाते भगवान से कि हे भगवान खूब ढेर सारा काला घना बादल छा जाए और खूब बरसात हो ताकि मेरी शूटिंग पूरी हो जाए। आखिर एक दिन हुआ भी ऐसा, यानी ये काम ये रोज़ करते थे, तकनीशियन को, कैमरे को और बच्चों को लेकर के रोज़ जाते थे, बैठते थे। और एक दिन ऐसा हुआ भी, शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया, मतलब बैठ गई। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबुर पाता कर मचा, हे वृष्टि घरे जा, अर्थात
कि हे बादल अब तू घर जा, हे बरसात अब बंद हो जा। बरसात ठंड, अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। मतलब दोनों जो है कांप रहे थे बारिश में भीगने की वजह से। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। मतलब दोनों बच्चों को दूध में थोड़ा ब्रांडी मिलाकर दिया, गरम गरम दूध पिए तो भाई बहन का शरीर थोड़ा गर्म हुआ। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ था। अब अच्छा तो होगा ही बच्चों, क्योंकि वो एकदम रियल बरसात में शूटिंग हुई है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा, मतलब ज़्यादा अच्छा लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस ज़माने में वे सब नहीं थे। उस ज़माने का मतलब जब वहाँ पर लेखक शूटिंग करने गए थे उस समय जो है नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसीलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा अर्थात दादा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था, यानी सिर पे बाल नहीं थे। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते, यानी बातें करते रहते थे। हम उस गाँव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं यह जानकर वो गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वो चिल्लाते, क्या चिल्लाते? फिल्म वाले आए हैं, फिल्म वाले आए हैं, इस तरह से वो चिल्लाने लगते। मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दा से हमारा अच्छे परिचय हुआ। मतलब सुबोध दा जो है मानसिक रूप से थोड़ा बीमार थे और उम्र भी 60-65 की हो गई थी। तो जब कोई भी वहाँ पे गांव में दूसरा कोई जाता था तो उसको देखकर चिल्लाने लगते थे और मारने के लिए कहने लगते थे। तो लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि उनकी थोड़ी मानसिक स्थिति जो है वो खराब है। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों के धुन बजाकर सुनाते थे। वह मतलब सुबोध दा बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी यानी दुष्ट है। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल नंबर 2, एक था हिटलर नंबर 3, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान नंबर 4। सभी उसके मतानुसार पाजी थे, उसके दुश्मन थे, यानी सभी के सभी व्यक्ति उसके मतानुसार यानी उसके अनुसार, उसके यानी सुबोध दा के अनुसार सारे के सारे दुष्ट थे और उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह थोड़ा सा पागल था और कभी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। मतलब उसको स्पीच देने की, भाषण देने की बहुत जो है उसको बहुत भाषण देना अच्छा लगता था, शौक़ थी। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम जो है वो प्रभावित हो जाता था। यानी जब यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि हम जब फुर्सत में रहते थे, हमको कोई काम नहीं होता था, तब वो भाषण देता था तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती थी, हम सुन लेते थे। लेकिन जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं और वो अपना भाषण शुरू करता था तो हमारे साउंड का जो काम होता था वो प्रभावित हो जाता था। मतलब हमारे साउंड का आवाज़ कम हो जाता था, उसकी आवाज़ ज़्यादा आती थी। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद ना की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिर दर्द बन जाता। मतलब इनकी शूटिंग अच्छी तरह से उसकी वजह से नहीं हो पाती। जिस घर में हम पथेर पांचालिन की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त, आज के ज़माने में देखा जाए तो एकदम ध्वस्त नज़र आ रहा था। ठीक, अभी यहाँ हमने 4 लोगों के नाम लिए थे बच्चों। नंबर 1 है रूजवेल्ट। ये 1882 से 1945 तक मतलब इनका जन्म बताया गया है। पूरा नाम है फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति हैं जो 1933 से 1945 तक, इन्हें FDR भी कहा जाता था। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। दूसरे जो है वो चर्चिल, वो 1874 से 1965 के बीच मतलब इनका जन्म मृत्यु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तीसरे हैं हिटलर, 1889 से 1945 तक के बीच में इनकी जो है
जन्म मृत्यु जर्मनी के तानाशाह चांसलर 1933-1945 तक तथा नाजी पार्टी के लीडर भी ये रहे। और चौथे नंबर पे है अब्दुल गफ्फार खान, जो 1890 से 1988 तक के इनके जन्म मृत्यु। ये पख्तूनों अफ़गान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 जो है लोगों के नाम है और इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, क्या काम थे, ये आपने समझा भी। अब आगे जो है बात हो रही है जो फिल्म की शूटिंग की अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, ध्वस्त अवस्था में। घर कैसा मिला था, ध्वस्त अवस्था में, यानी टूटा फूटा हुआ था। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पे लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लग गया। मतलब ये शूटिंग करने के लिए जब गाँव में गए थे तो वहाँ पे उनको एक मकान चाहिए था, और मकान जब लिए तो वो काफ़ी टूटा फूटा अवस्था में था, तो उसको ठीक ठाक कराने के लिए इनको 1 महीने का लगभग समय लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वह हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डर्स भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना का जवाब देते। मतलब शूटिंग करते थे तो उस समय पूछते रहते थे कि साउंड ठीक है कि नहीं, तो भूपेन बाबू जो है उस पर जवाब देते थे साउंड ठीक है या नहीं ठीक है। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे, अर्थात डर गए थे। उनकी बोलती बंद हो गई थी, इसीलिए तो वो जो है जवाब नहीं दे पा रहे थे। बच्चों, वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। मतलब वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उन लोगों ने मना किया, नहीं नहीं इसे मारना नहीं है, वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ पे रह रहा था, इसीलिए लोगों ने इसको मारने से मना किया। तो बच्चों, ये थी पूरी कहानी अपू के साथ 2.5 साल। जो लेखक शूटिंग करने जाते हैं और सारी शूटिंग जो है वो रियल होती है, इसमें कोई भी झूठा या भौतिक साधनों को लेकर शूटिंग नहीं होती है। इसीलिए जो है लेखक के पास पैसे भी नहीं होते हैं, पात्र भी नहीं होते हैं, इन सब का अभाव होने के कारण शूटिंग 2.5 साल तक चलता है, लेकिन अच्छी तरह से शूटिंग होती है। अब आता है इसके साथ अभ्यास के कुछ प्रश्न। तो आइए हम इन प्रश्नों पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो बच्चों, अभी अभी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया और समझाया तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों चला था। क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते थे, इनके पास जो है समय नहीं होता था, इनके पास पात्रों की कमी होती थी। इस तरह से जो है शूटिंग इनका 2.5 साल तक चला। जब इनके पास सारे सुविधा होते थे तब ये शूटिंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उनका तालमेल कैसे बैठता, उसमें कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? तो बच्चों, आपने अभी पढ़ा कि जब ये काशफूल वाली शूटिंग करने गए थे तो वहाँ पर एक दिन में शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो ये जो है 1 हफ्ते बाद फिर से जाते शूटिंग करने के लिए, तो वहाँ पे सारे काशफूल जानवर खा जाते हैं। तो वही लेखक कहते हैं कि खाली मैदान में अगर शूटिंग करेंगे तो हमारा जो पहले का शूटिंग हुआ है उससे हमारा तालमेल नहीं बैठेगा, इसकी जो तालमेल होगी वो नदारद यानी ना के बराबर हो जाएगी। इसीलिए हमको ये शूटिंग नहीं करने हैं और नेक्स्ट बरस का हमें इंतज़ार करना होगा, जब काशफूल आएंगे तब हम उसकी शूटिंग करेंगे। ताकि ये इसके पीछे यही भाव है कि शूटिंग अगर हम दोनों अलग तरीके से कर देंगे तो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी, दर्शकों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जो है वो शूटिंग स्थगित कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? तो पहला दृश्य तो ये भूलो कुत्ता वाला है। एक भूलो कुत्तों में भी जो है नहीं समझ पाते हैं दर्शक कि 2 कुत्ते हैं कि एक ही कुत्ते हैं। और दूसरा जो श्रीनिवास मिठाई वाला होता है उसमें भी लोग नहीं समझ पाते हैं कि पहला श्रीनिवास जो है वही है दोनों, कि दोनों अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? तो बच्चों, आप सभी को पता है कि भूलो कुत्ता को जो है भात खाने की शूटिंग करनी थी और रोशनी ना होने की वजह से वो शूटिंग नहीं किया गया, और जब
थोड़े दिन के बाद उनके पास पैसे भी नहीं थे, 6 महीने बाद गए शूटिंग करने तो पता लगा भूलो कुत्ता मर गया है, इसीलिए दूसरा कुत्ता लाना पड़ा उस शूटिंग पूरा करने के लिए, और उसने वही गमले में डाला हुआ भात खाने का शूटिंग पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उसने जुड़े बाकी दृश्यों को उसके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? तो इनकी भूमिका थी मिठाई बेचने की। जो श्रीनिवास थे वो मुखर्जी जी के घर के पास आकर मिठाई बेचते थे, और जब ये मर गए तो बाकी दृश्य को जो है दूसरे श्रीनिवास को ला करके फिल्माया गया। मिठाई बेचने का काम वो भी करते थे, लेकिन जो पहले श्रीनिवास थे वो घर से अंदर आते हुए दिखाए गए थे, और दूसरे श्रीनिवास जो थे वो मुखर्जी जी के घर के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से जो है फिल्म पूरा किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? तो बारिश का दृश्य चित्रित करने में तो काफ़ी मुश्किल आई थी, क्योंकि जो है बरसात का मौसम टल चुका था। जब बरसात का मौसम था तो उस समय इनके पास जो है पैसे नहीं थे, पैसे ना होने के कारण शूटिंग रुक गई थी, और जब इनके पास पैसे आए तो अक्टूबर का महीना चालू हो गया था, और उस समय जो है बरसात हो नहीं रही थी, तो लेखक रोज़ देहात में जाते थे, अपने टेक्नीशियन, अपने पात्रों को लेकर के, अपने कैमरे को लेकर के बैठते थे और भगवान से मनाते थे कि हे भगवान एक बार जोरदार की बारिश हो और हमारी शूटिंग पूरी होती। इस प्रकार से उनका शूटिंग जो है हुआ था, इसलिए समस्या भी उनके सामने आया था। यही क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो अभी आपने देखा होगा कि इस कहानी में जो फिल्मकार है शूटिंग करने वाले, उनको कितनी सारी समस्या का समाधान करना पड़ा। तो जैसे उनके पास समय का अभाव, पैसे का अभाव और पात्र का अभाव, तो इस तरह से जो है उनके पास तमाम प्रकार के अभाव थे, जिसकी वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और उनकी शूटिंग जो है 2.5 साल तक चलती रही। नेक्स्ट पाठ के आसपास में 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियाँ की हैं कि दर्शक पहचान नहीं पाते हैं या फिल्म देखते हुए इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं, चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है। तो बच्चों ये 3 प्रसंग आपको याद होंगे। एक तो वो रेलगाड़ी वाला, जो एक ही रेलगाड़ी का शूटिंग होना चाहिए था, लंबी शूटिंग थी, पर वहाँ पे एक रेलगाड़ी से नहीं बल्कि कई रेलगाड़ियों से वो शूटिंग की जाती है, वहाँ भी नहीं जान पाते हैं। और दूसरा होता है भूलो कुत्ता वाला, जिसमें 2 कुत्ते को लेकर शूटिंग किया जाता है, और तीसरा जो है वो श्रीनिवास मिठाई वाला होता है, उसको भी 2 लोगों को लेकर शूटिंग किया जाता है। लेकिन इस तरह से जो है इन सब की शूटिंग की जाती है कि दर्शक का ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं कि ये सारे के सारे 2-2 हैं या एक ही हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह के फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे? फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो बच्चों ये आपके दिमाग के ऊपर निर्भर है। आपको अगर आपके विद्यालय पर एक फिल्म बनानी है तो आप किस तरह से फिल्म उसको बनाएंगे और क्या क्या मतलब उसमें चित्र दिखाएंगे और किस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप इस कहानी के माध्यम से इसका आंसर लिख सकते हैं खुद, ये आपको बताना है आपके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3, पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नीवाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते, चर्चा करें। तो इसमें क्या करते बच्चों, अगर मर जाते तो फिर उनके दर पे भी किसी और 80 साल की बुढ़िया को भी ढूंढते और जो है उस फिल्म को पूरा करते, और कुछ इस तरह से जो है उसका सीन दिखाते जिससे जो है चुन्नीवाला जो थी वो बिल्कुल उसी तरह दिखती जो नई चुन्नीवाला आती। मतलब इस तरह से जैसे भूलो का और श्रीनिवास जी का शूटिंग किया गया था, उसी तरह से चुन्नीवाला देवी का भी शूटिंग किया जाता। कोई दूसरी चुन्नीवाला यानी दूसरी बुढ़िया लाती और उस शूटिंग को पूरा करते। पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। तो बिल्कुल ये सही बात है बच्चों। अगर वो व्यावसायिक माध्यम के रूप में देखते तो सारी की सारी चीज़ें जो 2.5 साल तक फिल्म की शूटिंग चली उसको 1-2 महीने में ये कंप्लीट कर लेते, भौतिक साधनों का जो है व्यवस्था करके। लेकिन इन्होंने सारे फिल्म को प्राकृतिक रूप से जो है रियल में शूटिंग की है, कोई भी उसमें झूठ मूठ का भौतिक साधनों का उपयोग करके ये शूटिंग नहीं किया गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह कला का माध्यम है, कला के रूप में इन्होंने देखा है, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं देखा है। भाषा की बात, पाठ में
कई स्थानों पर तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय सभी प्रकार के शब्द एक साथ सहज भाव से आए हुए हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी प्रिय फिल्म पर एक अनुच्छेद लिखें। मतलब जैसे यहाँ पे अप्पू के साथ 2.5 साल पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के बारे में पूरी बात हुई है, इसी तरह से बच्चों जो आपको अपनी प्रिय फिल्म होगी, जो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, उस फिल्म का पूरा सार एक पैराग्राफ के रूप में आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है। हर क्षेत्र में कार्य करने या व्यवहार करने की अपनी निजी या विशिष्ट प्रकार की शब्दावली होती है। जैसे अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में फिल्म से जुड़े शब्द, शूटिंग, शॉट, सीन आदि। फिल्म से जुड़ी शब्दावली में भी किन्हीं 10 की सूची बनाइए। तो अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में फिल्म से जुड़े शब्द, शूटिंग, शॉट, सीन इत्यादि, ये ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं। आप पूरे पाठ में से ढूंढ करके बच्चों आप लोग 10 शब्द ऐसे अपनी नोटबुक में लिखिएगा। नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय इस पाठ में ढूंढिए और उनका वाक्य प्रयोग भी कीजिए। जैसे इश्तिहार, इश्तिहार मीन्स क्या होता है? विज्ञापन होता है। तो इसका जो है आपको वाक्य प्रयोग भी करना है। तो आप अपने हिसाब से भी इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नहीं आता है तो बुक में से जो दिया गया है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे अप्पू का सीन करने के लिए लेखक ने क्या किया था? इश्तिहार दिए थे अखबार में कि हमको अप्पू का सीन करने के लिए 6 साल का बच्चा चाहिए। तो इस तरह से आप लोग भी इसका वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो। खुशकिस्मती, शीन, वृष्टि, जमा इत्यादि का प्रयोग आप लोग जो है अर्थ बता करके वाक्य प्रयोग कीजिएगा। नेक्स्ट है शब्द छवि। शब्द छवि आप लोग जानते ही हो शब्दार्थ है बच्चों। जो पाठ में कुछ कठिन शब्द होते हैं जिनका हमें अर्थ नहीं पता चलता है, वो शब्द छवि अर्थात शब्दार्थ के रूप में नीचे दिया गया है। इसको भी आप लोग पढ़िएगा, लिखिएगा और याद करिएगा। इस तरह से मैंने पूरा चैप्टर आप लोगों को समझा दिया और इसके सारे क्वेश्चन आंसर को भी समझा दिए। फिर भी आप लोग लेसन को 2 बार पढ़िएगा और उसमें से सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर लिखिएगा। जो गलती होगी उसको जो है फिर से सुधारने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कॉल करके। बच्चों यहीं पे ये जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह से हम आप लोगों को शिक्षा से संबंधित रोज़ डेली नए वीडियो देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।